हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ़िलहाल हमारी इकोनॉमिक की सीरीज़ चल रही है जिसमें काफ़ी गैप हो गया है मंथली, वीकली और उस सब की वजह से। तो चलिए वापस आते हैं अपने इकोनॉमिक पर। और आज का हमारा इसमें टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोज़गारी। वैसे तो ये टॉपिक एनालिसिस पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस टॉपिक से स्टैटिक पोर्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। याद रखने लायक फैक्ट्स भी कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और जस्ट हैव अ लुक ये न्यू टाइम टेबल। वैसे आप लोगों को याद हो ही क्या होगा, लेकिन टाइमिंग एक बार देख लीजिए सारी। इंडियन इकॉनमी की वीडियो 3 बजे आपको शाम को मिल जाएगी, और नहीं भी मिल रही है तो कुछ दिनों में सब कुछ ट्रैक पर आ जाएगा। अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं सभी लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में देख लेते हैं, ताकि बाद में जब क्वेश्चंस सॉल्व करें इनसे रिलेटेड तो आसानी हो। तो पहली जो चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट में, सबसे पहली जो आती है कार्यकारी जनसंख्या। कार्यकारी जनसंख्या किसे कहते हैं, तो ये याद रखिएगा कौन सी आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं। 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो स्वस्थ हो, अच्छे से याद कीजिएगा, जो स्वस्थ हो, कार्य करने की योग्यता और क्षमता दोनों रखता हो। मतलब उसमें कार्य करने की योग्यता भी हो, क्षमता भी हो और स्वस्थ भी हो। कौन सा आयु वर्ग, 15 से 64। जैसे आपने सुना होगा, ये स्टेटमेंट कई बार सुनी होगी कि भारत में कार्यकारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना। तो वो कार्यकारी जनसंख्या से मतलब क्या है, 15 से 64 वर्ष के आयु के लोग बहुत ज़्यादा हैं, स्वस्थ हैं, कार्य करने की योग्यता और क्षमता है उनमें, तो इसको कहा जाता है कार्यकारी जनसंख्या। दूसरा टर्म है श्रम बल या फिर लेबर फोर्स। लेबर फोर्स किसको कहते हैं, 15 से 64 वर्ष का व्यक्ति हो, कार्य करने की योग्यता और क्षमता रखता हो, लेकिन साथ में इच्छा भी रखता हो। अभी कोई व्यक्ति है, उसमें योग्यता भी है, कार्य करने की क्षमता भी है, लेकिन उसे कार्य करने की इच्छा नहीं है, ठीक है, फालतू बैठना ज़्यादा पसंद है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, तो ऐसे को श्रम बल नहीं कहेंगे, ऐसे को सिर्फ कार्यकारी जनसंख्या कहेंगे। श्रम बल, लेबर फोर्स किसे कहेंगे, जो काम करने की इच्छा भी रखता हो। फिर आता है कार्यबल या फिर वर्क फोर्स। वर्क फोर्स उसे कहते हैं जो ये श्रम बल वाली सारी चीज़ें तो उसमें हो ही, साथ में रोज़गार भी मिल गया हो, तो उसे फिर कार्यबल के अंदर जोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो जिसमें कार्य करने की योग्यता, क्षमता, इच्छा तीनों हो, लेकिन साथ में रोज़गार भी उसे मिल गया हो, तो उसे बोलेंगे कार्यबल। फिर आती है बेरोज़गारी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। वह व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर भी कार्य ना मिल रहा हो, मतलब जिसकी उसकी योग्यता, क्षमता, इच्छा है, उसके हिसाब से भी उसको न्यूनतम वेतन, कम से कम वेतन पर भी उसे काम ना मिल रहा हो, तो इस स्थिति को कहते हैं बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी में 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और उनकी डेफिनेशन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा क्या क्या अंतर है। कार्यकारी जनसंख्या, 15 से 64 वर्ष की आयु के व्यक्ति, स्वस्थ हो, कार्य करने की योग्यता, क्षमता रखता हो। जब इसमें इच्छा को भी शामिल कर लिया जाता है तो ये श्रम बल कहलाता है, और जब इसमें रोज़गार को भी शामिल कर लिया जाता है, इन दोनों में जब रोज़गार को भी शामिल कर लेंगे, जो रोज़गार मिल गया है, काम मिल गया है, तो उसे कार्यबल या फिर वर्क फोर्स कहते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट, वह व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर भी, कम से कम वेतन पर भी, जितना वो काम कर सकता है, जितना वेतन उसका होना चाहिए, जितनी क्षमता है उसके अंदर, योग्यता है, इच्छा है, उसके अनुसार उससे भी कम वेतन पर अगर वो काम करने के लिए तैयार है और फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा, तो उसे कहा जाता है बेरोज़गारी। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला प्रश्न है हमारा, देश की कार्यकारी जनसंख्या में कौन सा आयु वर्ग शामिल होता है। तो ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए आपको, 15 से 64 वर्ष की आयु, ये कार्यकारी जनसंख्या में ये आयु वर्ग शामिल होता है। 15 से 64 वर्ष की आयु का एक स्वस्थ व्यक्ति जो कार्य करने की योग्यता और क्षमता को धारण करते हुए कार्य करने की इच्छा प्रकट करता है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। जिसके अंदर कार्य करने की योग्यता, क्षमता है, साथ में इच्छा भी है, तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, ये आएगा श्रम बल की श्रेणी के अंतर्गत, लेबर फोर्स के अंतर्गत ये आता है। कार्यकारी जनसंख्या और श्रम बल में मुख्य अंतर किस कारक का होता है। ये जो 4 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, कार्यकारी जनसंख्या और श्रम बल, किस चीज़ का मेन अंतर होता है इन दोनों में, तो दोनों में मेन अंतर होता है कार्य करने की इच्छा। अगर कार्य करने की इच्छा नहीं है तो वो होगा कार्यकारी जनसंख्या, करने की इच्छा जोड़ दिया जाएगा कार्यकारी जनसंख्या में, तो उसे कहा जाएगा श्रम बल। नेक्स्ट है, श्रम बल और कार्य बल के बीच मुख्य अंतर किस कारक का होता है। श्रम बल और कार्य बल यानी कि लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, इन दोनों के बीच मुख्य अंतर किस चीज़ का होता है, रोज़गार प्राप्ति। जब रोज़गार, श्रम बल में रोज़गार प्राप्ति हो जाए तो उसे फिर कहा जाता है कार्यबल। निम्नलिखित में से वह स्थिति कौन सी है जिसमें न्यूनतम वेतन पर भी व्यक्ति को कार्य न मिल रहा हो, तो यह स्थिति होती है बेरोज़गारी। निम्नलिखित में से कौन सा बेरोज़गारी का एक प्रकार नहीं है।
तो बेरोज़गारी कई प्रकार की देखने को मिलती है। चक्रीय बेरोज़गारी भी होती है, शिक्षित बेरोज़गारी भी होती है, प्रच्छन्न बेरोज़गारी भी होती है, लेकिन सापेक्ष बेरोज़गारी जैसा कुछ नहीं होता। तो बेरोज़गारी का प्रकार कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो सापेक्ष बेरोज़गारी नहीं होती है। ठीक है, बाकी 3 बेरोज़गारी के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से वह बेरोज़गारी कौन सी है जिसमें न्यूनतम वेतन पर भी काम नहीं मिलता है। हमने बात की थी ना, बेरोज़गारी की डेफिनेशन देखी थी जिसमें न्यूनतम वेतन पर भी काम ना मिल रहा हो, तो वो एक्चुअली में बेरोज़गारी का एक प्रकार है। और कौन सा प्रकार है? खुली बेरोज़गारी। खुली बेरोज़गारी होती है जिसमें न्यूनतम वेतन पर भी किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलता, इसे कहा जाता है खुली बेरोज़गारी। एक रोज़गार छोड़कर दूसरे रोज़गार को प्राप्त करने के बीच के अंतराल वाली बेरोज़गारी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये अभी हम बेरोज़गारी के प्रकार देख रहे हैं। ठीक है, हम कौन सी खुली बेरोज़गारी के बारे में देख चुके हैं, कौन सी होती है जिसमें न्यूनतम वेतन पर भी काम नहीं मिलता। एक बेरोज़गारी का प्रकार ये होता है कि कल्पना कीजिए कि एक रोज़गार में व्यक्ति लगा हुआ है, उसको छोड़कर फिर वो दूसरा रोज़गार करना चाहता है। तो ये जो एक रोज़गार से दूसरे रोज़गार के जाने के बीच जो बेरोज़गारी का समय आता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्ट किसी इंसान ने नौकरी छोड़ी और दूसरी नौकरी उसकी तुरंत लग गई। मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जब पहले से ही कहीं और प्रमोशन हो जाता है, नौकरी कोई अच्छी मिल जाती है, तो पहली वाली को छोड़कर दूसरी में चले जाते हैं, तो उस टाइम पर बेरोज़गारी नहीं आती। लेकिन हम क्योंकि बेरोज़गारी के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, और बेरोज़गारी का एक प्रकार ये भी होता है कि एक रोज़गार को छोड़कर दूसरे रोज़गार को पहले वाले से अच्छे रोज़गार को प्राप्त करने के बीच का जो अंतराल होता है, उस समय जो बेरोज़गारी होती है उसको कहा जाता है घर्षण जनित बेरोज़गारी। ठीक है, याद रखिएगा, घर्षण जनित बेरोज़गारी। ये बेरोज़गारी अच्छी मानी जाती है क्योंकि इस बेरोज़गारी में क्या होता है, एक व्यक्ति पहले कोई जॉब कर रहा है, उसको छोड़कर वो दूसरी कोई अच्छी ही देखेगा ना, तो ये जो गैप होता है इसको अच्छा माना जाता है, इस बेरोज़गारी को अच्छा माना जाता है कि विकास की ओर जा रहा है देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प बेरोज़गारी की सही परिभाषा कौन सी है? अल्प बेरोज़गारी उसे कहते हैं जिसमें क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता। मतलब व्यक्ति के पास काम तो है लेकिन उसके पास उसकी क्षमता के अनुसार काम नहीं है। उसके पास डिग्रियां तो बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन उन डिग्रीज़ के हिसाब से उसके पास काम नहीं है, तो इस प्रकार की बेरोज़गारी को कहा जाता है अल्प बेरोज़गारी। अगला क्वेश्चन है, बाज़ार में तेज़ी और मंदी के समय आने वाली बेरोज़गारी को क्या कहते हैं? मतलब जब भी अर्थव्यवस्था तेज़ी की ओर हो या फिर मंदी की ओर हो, तो इस टाइम पर जो बेरोज़गारी आती है, इन समय पर जो बेरोज़गारी आती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं चक्रीय बेरोज़गारी। तो हम कौन कौन सी देख चुके हैं? खुली बेरोज़गारी, घर्षण जनित बेरोज़गारी, चक्रीय बेरोज़गारी और अल्प बेरोज़गारी। इनके मतलब इसका मतलब क्या है, परिभाषाएं क्या हैं इन बेरोज़गारियों की, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बेरोज़गारी का प्रकार कौन सा है जिसमें रोज़गार तो होता है लेकिन सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? अब इसमें भी रोज़गार है, अल्प बेरोज़गारी से अलग है। अल्प बेरोज़गारी क्या होती है? रोज़गार है लेकिन क्षमता के अनुसार नहीं है। ठीक है, ये कौन सी होती है? ये पहले तो देखो कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोज़गारी ये होती है जिसमें रोज़गार तो होता है लेकिन सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। मोस्टली ना ये कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। किस तरह से? जैसे मान लीजिए एक खेत में काम करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, इन 2 लोगों को काम करने की ज़रूरत है लेकिन यहाँ पर पूरी फैमिली लगी हुई है। फैमिली में मान लीजिए 6 लोग हैं और ये 6 के 6 इसी में लगे हुए हैं, खेती के काम में लगे हैं। ज़रूरत सिर्फ 2 की है, मतलब 2 लोग अगर मिलकर ये खेती करें तो अच्छी खासी उत्पादकता निकल कर आएगी और खेती उसी तरह से होगी। लेकिन क्योंकि फैमिली के 6 लोग हैं, 6 सबके पास काम नहीं है, तो ये सब ने क्या सोचा है कि हमारे पास काम नहीं है, चलिए यहाँ पर ही हेल्प करते हैं। तो बाकी जो 4 लोग हैं इनकी सीमांत उत्पादकता कुछ नहीं है क्योंकि 2 लोग से ही काम हो जाता है, वहीं 4 लोग लगे हुए हैं एक्स्ट्रा। तो ये जो 4 एक्स्ट्रा है ना, ये बेरोज़गारी की श्रेणी में ही आएंगे क्योंकि इनके पास रोज़गार तो है लेकिन इसकी सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो इस प्रकार की बेरोज़गारी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोज़गारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षित बेरोज़गारी के मुख्य कारण क्या होते हैं? शिक्षित बेरोज़गारी तो समझ जाएंगे कि शिक्षित बेरोज़गारी शिक्षा भी मिली हुई है। मतलब एक तो बेरोज़गारी इसलिए नहीं है कि शिक्षा नहीं किसी व्यक्ति के पास तो काम नहीं होगा, या क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है काम करने की, लेकिन योग्यता है, क्षमता है, शिक्षा भी है लेकिन फिर भी नहीं उसको रोज़गार मिला हुआ है। तो इसके कारण क्या होते हैं? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण, तकनीकी कुशलता में कमी के कारण, गुणात्मक के स्थान पर मात्रात्मक शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के कारण। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कटु सत्य है, अटल सत्य है ये। तकनीकी कुशलता में कमी है, मतलब तकनीकी शिक्षा नहीं है। किताबी शिक्षा तो सबके पास
रहती है, ठीक है। किताबी शिक्षा, बुकिश नॉलेज या गेन कर लेते हैं, लेकिन तकनीकी कुशलता नहीं रहती। इसीलिए स्किल इंडिया पर फोकस किया जा रहा है ताकि तकनीकी कुशलता कुछ दी जा सके। साथ में गुणात्मक के स्थान पर मात्रात्मक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मतलब स्कूल में अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक क्लास में अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो 50 के 50 पास हो जाएं तो माना जाता है कि हाँ, शिक्षा का लेवल अच्छा है हमारे यहाँ। लेकिन उन 50 में से एक्चुअली में कितनों को आता है, कितनों के पास नॉलेज है, कितने शिक्षित हैं वाकई में, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। पास होने पर परसेंटेज अच्छी लेकर आ जाएं, पास हो जाएं, उस पर ध्यान दिया जाता है, पर एक्चुअली में कितनी शिक्षा है उस व्यक्ति के पास, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसी वजह से हमारे देश में शिक्षित बेरोज़गारी देखने को मिलती है। तो इसके कारण है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोज़गारी के आंकड़ों का सर्वे किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ये सर्वे किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, यानी कि NSO के द्वारा। और मैंने लास्ट जो हमने की थी पॉवर्टी, उसमें भी बताया था कि NSSO और CSO इन दोनों का विलय करके 2019 में NSO की स्थापना की गई, NSO बनाया गया और NSO के द्वारा ही बेरोज़गारी के आंकड़ों का सर्वे किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा बेरोज़गारी के आंकड़ों का सर्वे किन आधारों पर किया जाता है? तो बेरोज़गारी के आंकड़ों का सर्वे दैनिक बेरोज़गारी के आधार पर भी किया जाता है, साप्ताहिक के आधार पर भी और वार्षिक के आधार पर भी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। मतलब दैनिक बेरोज़गारी कितनी है? दैनिक बेरोज़गारी के अंतर आता है कि 1 घंटे का भी काम किसी व्यक्ति को अगर नहीं मिल रहा है, एक दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिल रहा, तो उसको कहेंगे दैनिक बेरोज़गारी। साप्ताहिक बेरोज़गारी किस तरह से देखते हैं? तो इन आंकड़ों का सर्वे किया जाता है कि एक सप्ताह में कम से कम आधे दिन का काम तो मिले, ठीक है। 3-4 दिन का काम हफ्ते में वो तो अलग बात है, लेकिन एक सप्ताह के अंदर आधे दिन का काम या फिर कम से कम 4 घंटे का काम मिल रहा हो, तो इस तरह से देखा जाता है साप्ताहिक बेरोज़गारी को। और वार्षिक बेरोज़गारी में देखा जाता है कि 183 दिन से अधिक दिन का रोज़गार किसी व्यक्ति को मिला, या फिर 183 दिन से ज़्यादा दिन तक वो बेरोज़गार रहा, तो उसको शामिल किया जाता है वार्षिक बेरोज़गारी में। तो इस तरह से बेरोज़गारी का सर्वे किया जाता है। NSO के अनुसार ग्रामीण बेरोज़गारी की दर 5.97 के मुकाबले शहरी बेरोज़गारी की दर कितनी है? यानी कि ग्रामीण बेरोज़गारी की दर कितनी है? 5.97% NSO के अनुसार। शहरी बेरोज़गारी कितनी है, ज़्यादा है या कम है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण बेरोज़गारी है 5.97%, शहरी बेरोज़गारी इससे ज़्यादा है 9.7%, ठीक है। तो ग्रामीण बेरोज़गारी 5.97%, शहरी बेरोज़गारी 9.7% और शहरी बेरोज़गारी ग्रामीण बेरोज़गारी से ज़्यादा है। महिलाओं की बेरोज़गारी दर 5.7% के मुकाबले पुरुषों की बेरोज़गारी दर कितनी है? महिलाओं की बेरोज़गारी दर है 5.7%। पुरुषों की महिलाओं के मुकाबले कितनी है, ज़्यादा है या कम है? तो पुरुषों की भी महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा है, 6.2% है। तो याद रखिएगा, ग्रामीण और शहरी में अगर कंपेयर किया जाए तो ग्रामीण बेरोज़गारी कम है, शहरी बेरोज़गारी ज़्यादा है। महिलाओं और पुरुषों में कंपेयर किया जाए तो महिलाओं की बेरोज़गारी दर कम है, पुरुषों की ज़्यादा है। महिलाओं की है 5.7%, पुरुषों की है 6.2%। अभी ये चीज़ सवाल आना चाहिए ये मन में कि ऐसा कैसे, महिलाओं की बेरोज़गारी दर कम कैसे हो सकती है, जबकि हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत कम हैं। महिलाओं की अगर हम टोटल परसेंटेज निकालें तो काम करने वाली महिलाएं पुरुषों के मुकाबले तो बहुत कम हैं। फिर ये कैसे हुआ? तो हमने स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन देखी थी ना, रोज़गार की या कार्यकारी जनसंख्या की या श्रम बल की, कार्यबल की। उसमें कैसे लोग थे जो काम करने की इच्छा रखते हैं लेकिन उन्हें फिर भी काम ना मिले, ठीक है। लेकिन महिलाओं की बेरोज़गारी दर किस आधार पर निकाली गई है, ये कम क्यों है? क्योंकि ऐसी कम ही महिलाएं हैं जो कि काम करने की इच्छा रखती हैं। योग्यता क्षमता वो अलग बात है, योग्यता या क्षमता हो भी तो बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो काम करने की इच्छा रखती हैं। खैर, आज के एरा में तो ये हम सही नहीं मान सकते क्योंकि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे परमिशन नहीं मिलती है या घर में फंस कर रह जाती हैं, तो कारण कुछ और भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम बेरोज़गारी दर किस तरह से निकालते हैं, ऐसी जनसंख्या जो योग्यता क्षमता रखती है, काम करने की इच्छा भी रखती है, ठीक है। तो इसीलिए महिलाओं की बेरोज़गारी दर इस आधार पर कम है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं काम करने की इच्छा नहीं रखती या फिर उन्हें काम करने नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोज़गारी की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित असंगठित क्षेत्र है। अभी देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, जब आज हम देख रहे हैं ना कोविड-19 का जो ये एरा चल रहा है, इस टाइम पर सबसे ज़्यादा मार किस क्षेत्र को पड़ी है? असंगठित क्षेत्र को। और वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में भी आया है क्योंकि मज़दूर बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हुए हैं।
तो वही बताए बेरोजगारी की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? असंगठित क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं नहीं हैं? तो इनमें से कोई सी भी असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं नहीं हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में विशेषताएं नहीं है, नहीं विशेषताएं हैं, चेंज करती हूँ मैं, ठीक है। पूछा गया इनमें से कौन सी असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं हैं? वह इकाई जिसमें न्यूनतम 10 लोग हों, सभी रजिस्टर्ड हों, श्रमिकों को सुरक्षा और अन्य अनेक सुविधाएं प्राप्त हों। तो इनमें से कोई भी असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ये किसकी विशेषता है? ये है संगठित क्षेत्र की विशेषताएं। संगठित क्षेत्र यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा होता है? जिसमें कम से कम 10 लोग हों, मतलब 10 से कम लोग हैं तो उसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं माना जाएगा, उसे संगठित क्षेत्र नहीं माना जाएगा। कम से कम 10 लोग हों या 10 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। फिर वो सभी रजिस्टर्ड होने चाहिए। अब रजिस्टर्ड अगर होंगे तो जो भी श्रमिक कानून है वो लागू होंगे उस क्षेत्र पर, उस संगठित क्षेत्र पर। असंगठित क्षेत्र रजिस्टर्ड नहीं होते और इसी वजह से श्रमिक कानून लागू नहीं होते, और इसीलिए श्रमिकों को नुकसान होता है उसमें। इसीलिए श्रमिक सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं बेरोज़गारी की समस्या से। श्रमिकों को सुरक्षा और अन्य अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में नहीं होती। और इसीलिए कहा जाता है कि बेरोज़गारी की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित असंगठित क्षेत्र होता है, क्योंकि उसको काम करने की उचित स्थितियां मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इसे देखने के लिए कोई कानून नहीं होते। श्रमिक कानून वहाँ ठीक से लागू नहीं होते, हो भी रहे हैं नहीं हो रहे हैं किसी को नहीं ज़्यादा उससे मतलब होता। इसके अलावा काम की सुरक्षा और गारंटी नहीं होती। संगठित क्षेत्र में काम की गारंटी होती है, हर महीने पैसे मिलते हैं, एक फिक्स्ड सैलरी होती है। जबकि असंगठित क्षेत्र में ज़्यादातर लोग कैसे आते हैं? डेली वेज वर्कर्स, जिनकी एक फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है, डेली वेज के आधार पर काम करते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई सी भी विशेषता असंगठित क्षेत्र की नहीं है, बल्कि ये सारी संगठित क्षेत्र की हैं। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी के मुख्य कारण निम्न में से कौन से हैं? बेरोजगारी के मुख्य कारण पिछड़ी हुई कृषि, ऑफ कोर्स। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये कारण है। कुटीर और लघु उद्योगों का क्षय, मतलब उनका घटना, उनकी बुरी हालत जो हम देख रहे हैं, तो ये सभी कारण हैं। और इसके लिए तो किया भी गया, एमएसएमई सेक्टर पर अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। जो कोविड-19 के लिए, कोरोना के लिए जो आर्थिक पैकेज जो दिया गया है, उसमें भी एमएसएमई क्षेत्र पर काफ़ी ध्यान दिया गया। एक चीज़ और याद रखिएगा, एमएसएमई क्षेत्र की परिभाषा इसमें चेंज की गई है, ठीक है। तो रिसेंट का ये चेंज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो ये सभी कारण हैं बेरोज़गारी के। इसके अलावा धीमी वृद्धि दर जो होती रहती है, वो भी, जो योजनाएं सरकार बनाती है, रोज़गार योजनाएं बनाती है, वो अपर्याप्त होती हैं या फिर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती। ये भी एक कारण है बेरोज़गारी का। जो तकनीक है, तकनीक नहीं अच्छी मिल पाती है, जिसकी वजह से मज़दूरों को ख़राब सिचुएशन में काम करना पड़ता है, तो ये भी काम होता है बेरोज़गारी का। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, वो तो हमने देखा ही था, शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। तो ये सभी कुछ कारण हैं बेरोज़गारी के। अगला प्रश्न है, बेरोज़गारी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? अब एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको किसी चीज़ की कारण पता है ना, किसी चीज़ की वजह पता है कि क्या है, ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में आप ये अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। दुखों का कारण अगर पता हो ना, तो उससे निकलना फिर मुश्किल नहीं होता है। हमें कारण ये पता है, पिछड़ी हुई कृषि है, तो कैसे निकल सकते हैं? कृषि को अच्छा करके। जनसंख्या में तेज़ वृद्धि हो रही है, इसलिए बेरोज़गारी है, तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं कि जनसंख्या में थोड़ी स्थिरता लाई जाए। कुटीर और लघु उद्योगों का क्षय हो रहा है, इसलिए बेरोज़गारी बढ़ रही है, बेरोज़गारी का कारण है ये। तो कुटीर और लघु उद्योगों को ध्यान देकर, उन पर, एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान देकर। शिक्षा की दोषपूर्ण प्रणाली है, मतलब शिक्षा को सही करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर कारण किसी चीज़ के पता है तो उपाय मिलना फिर मुश्किल नहीं होता। जो कारण है, जो वजह है, उन्हीं को ठीक करके हम उपाय तो अपने आप ही आ गए। तो यही है, इसके उपाय सभी होंगे। शिक्षा प्रणाली में सुधार करके, जनसंख्या नियंत्रण करके और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर। तो ये सभी कुछ कारण हैं जिनसे हम बेरोज़गारी को कम कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि का पुनर्निर्माण करके, तीव्र औद्योगिकरण लेकर आएँ, सामाजिक सेवाओं का ज़्यादा विस्तार करें। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इसमें हो जाती है, बॉटम अप अप्रोच अपनाना, जिस सिद्धांत पर नीति आयोग का गठन हुआ है कि नीचे से नीतियाँ बनाई जाएं और फिर उनको ऊपर लेकर जाया जाए। तो वो अप्रोच को फॉलो करके, छोटे उद्योग जो हैं उनका विकास करके, इन सभी ज़रियों से हम बेरोज़गारी को कम कर सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है अब, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार देश में वर्तमान में कितनी बेरोज़गारी दर है? तो देखिए, ये आंकड़े 2019 के हैं,
जो मैंने रखे हैं, चाहे वो महिलाओं की बेरोज़गारी दर, पुरुषों की, शहरी की, ग्रामीण, वो सब 2019 के हैं। 2020 का डेटा आएगा तो ऑब्वियसली इसमें चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है और अभी जो सिचुएशन है हमारी इकॉनमी की, उसकी वजह से चेंजेस तो ऑफ कोर्स होंगे, लेकिन 2019 का डेटा है, उसके आधार पर अभी वर्तमान में बेरोज़गारी दर देश में कितनी है, 27.11%। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और नया डेटा जब भी आएगा तो उससे अपडेट हो ही जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए 27.11% फ़िलहाल वर्तमान में देश की बेरोज़गारी दर है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। बेरोज़गारी के प्रकार जितने भी थे, चक्रीय बेरोज़गारी पढ़ी हमने, अल्प बेरोज़गारी, प्रच्छन्न बेरोज़गारी, घर्षण जनित बेरोज़गारी, शिक्षित बेरोज़गारी, इन सभी के नोट्स बना लीजिएगा। और या फिर PDF तो आपको प्रोवाइड कर ही दी जाती है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में